नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मुद्दा आपका में। मैं हूं प्रीति सिंह। संसद के मॉनसून सत्र के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। संसद का मॉनसून सत्र 18 जुलाई से शुरू होगा और 12 अगस्त तक चलेगा। संसद का मॉनसून सत्र खास रहने वाला है क्योंकि 18 जुलाई को ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान है और उसके बाद मतगणना 21 जुलाई को होगी। नए राष्ट्रपति 25 जुलाई को सेंट्रल हॉल में शपथ लेंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होगा और 11 अगस्त को पदभार ग्रहण करेंगे। संसद के इस सत्र में सरकार कई विधेयकों को सदन में पेश कर सकती है। इनमें खासतौर से संसदीय समिति के समक्ष विचार के लिए भेजे गए 4 विधेयक भी शामिल होंगे। साथ ही विपक्ष की तमाम मुद्दों के जरिए सरकार को सदन में घेरने की कोशिश भी होगी। ये मॉनसून सत्र 17वीं लोकसभा का 9वां सत्र और राज्यसभा का 257वां सत्र होगा। किस तरह के आसार, उम्मीदें और एजेंडा इस बार मॉनसून सत्र को लेकर रह सकता है, आज मुद्दा आपका में इस पर करेंगे चर्चा। और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रदीप कौशल जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार संदीप हुकन भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इसके अलावा शेखर अय्यर जी भी हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए जुड़े हुए हैं। शुरुआत शेखर जी आप ही से करती हूँ। क्या आसार, क्या उम्मीदें इस बार मॉनसून सत्र को लेकर आपकी नजर में? प्रीति जी, जैसे आपने कहा, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नॉन लेजिस्लेटिव एजेंडा है, वो है राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव। और वो पहला दिन ही आपको राष्ट्रपति की चुनाव है और बाद में, जैसे आपने कहा, अगस्त 6 को वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव है। लेकिन बिल्स तो काफ़ी बिल्स पेंडिंग है। पिछले सेशन से जो कैरिड ओवर है उसमें कम से कम 25 पेंडिंग बिल है और बाकी इंपॉर्टेंट बिल्स भी हैं, जैसे पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, मीडिएशन बिल है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की अमेंडमेंट की बिल है। ऐसे कई बिल्स जो पेंडिंग बिल्स भी हैं। तो लेकिन इसके अलावा मुझे ज़्यादा लगता है कि पेंडिंग बिल से ज़्यादा कई विषयों पर अर्जेंट चर्चा की मांग होगी विपक्ष की तरफ से। वो आप अगर शुरू करेंगे तो जो अग्निवीर, जो नया स्कीम सरकार ने लाया है सेना में भर्ती करने के, उससे शुरू करके आपको जो महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम रही है, नया सरकार बनी है वहाँ पे, उसको लेकर भी काफ़ी पॉलिटिकल गर्मी होगी। और उसके साथ उदयपुर में जो घटना हुआ है वो भी होगा। साथ में जो भड़काऊ जो कमेंट्स दिए जाते हैं टीवी डिबेट में, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट भी मामला आया था। इसके अलावा मुझे लगता है कि आर्थिक स्थिति पर काफ़ी डिस्कशन की मांग होगी। उसमें प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, और साथ में कुछ राज्य ये भी मांग रहे हैं कि जो जीएसटी की जो कॉम्पनसेशन पीरियड है उसको बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे बातों को लेकर विपक्ष की तरफ से मांग होगी कि सरकार इस पर चर्चा करवाए। और सरकार भी यही कहेगी, जैसे हर सेशन में कही है, कि वो हमेशा हर विषय को डिस्कस करने के तैयार है। लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल जो एटमॉस्फेयर है, पिछले हमने देखा कि सेशन में भी बहुत गर्मी रही और इस बार भी मुझे लगता है कि काफ़ी ये हो सकती है, मतलब जो बार बार मीडिया भी कहता है कि काफ़ी ये होगा। ठीक है शेखर जी। संदीप जी, जिस तरह तमाम मुद्दे अभी हमें शेखर जी ने बताए हैं, अगर मैं 2021 के मॉनसून सत्र को याद करूं तो वो 2 दशकों का तीसरा सबसे कम उत्पादकता वाला लोकसभा में सत्र रहा था और 21% ही काम हुआ था और राज्यसभा ने 28% की उत्पादकता उस समय दर्ज की थी और 1999 के बाद से इसका 8वां सबसे कम उत्पादक सत्र रहा है। तमाम मुद्दे अभी शेखर जी ने भी बताए हैं और हम जानते हैं, जैसे नॉन लेजिस्लेटिव एजेंडा की भी बात हो रही है, 2 अहम चुनाव हैं। कुल मिलाकर आपको क्या लगता है, प्रोडक्टिविटी के लिहाज से अगर हम देखें तो किस दिशा में हम बढ़ता देख सकते हैं? पॉजिटिव नेगेटिव दोनों क्या रहेगा? देखिए, विपक्ष और पक्ष के बीच में अगर आप देखें जो संबंध हैं उनमें तो कोई सुधार नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि टकराव वाला वातावरण तो ज़रूर बना रहेगा। और प्रवर्तन निदेशालय ने जो पूछताछ की है बहुत व्यापक स्तर पर, उसको लेकर के विपक्ष पूरा का पूरा उद्वेलित तो है ही है। लेकिन कांग्रेस को पिछले कुछ दिनों में देखा गया, जब राहुल गांधी को बुलाया गया पूछताछ के लिए, तो कांग्रेस ने बाहर काफ़ी आंदोलन खड़ा किया। मुझे लगता है कि इसकी छाया भी सत्र के ऊपर रहेगी और ये एक ऐसा विषय है जिसको लेके चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नेशनल कांग्रेस पार्टी हो, चाहे शिवसेना हो, सभी दलों के नेता चूँकि पूछताछ में काफ़ी बड़े स्तर पर बुलाए गए हैं, उनको नोटिस गए हैं,
तो मुझे लगता है इसके ऊपर पूरा विपक्ष जो है वो उद्वेलित दिखाई देगा। लेकिन जैसे शेखर जी ने कहा कि फोकस दोनों जो चुनाव हैं उनके ऊपर रहेगा। हालांकि जो राष्ट्रपति पद का चुनाव है, शुरू में तो लग रहा था कि अधिक रोचक बनेगा, लेकिन अब जिस प्रकार का एनडीए ने जिस तरीके से अपना चयन किया उम्मीदवार का, उसके बाद से वो उत्सुकता लोगों को नहीं रही। द्रौपदी मुर्मू जो एनडीए की उम्मीदवार हैं, उनको बड़ा व्यापक समर्थन मिला है और किसी के पास उनके विरुद्ध कहने को कुछ नहीं है, तो एकदम निर्विवाद उम्मीदवार हैं। इसलिए वो जो शुरू में लग रहा था तेज़ी आएगी चुनाव अभियान में, वो दिखाई नहीं देती। हालांकि और दूसरी तरफ ये भी हुआ है कि कांग्रेस सबसे बड़ा विपक्षी दल है, उस नाते कांग्रेस को पहल करनी चाहिए थी उम्मीदवार के चयन में, लेकिन ममता बनर्जी ने उनके ऊपर जैसे कहते हैं कि पहले से ही छापा मार कार्रवाई कर दी और लोगों को आमंत्रित करके उम्मीदवार के चयन का रास्ता खोल दिया। तो पर द्रौपदी मुर्मू के उम्मीदवार बनने के बाद विपक्ष का जैसे इसमें फोकस जो है वो बहुत कम हो गया, तो उतना उसको नहीं रहेगा उसको लेकर के कुछ खींचतान। लेकिन उपराष्ट्रपति पद को लेकर के अभी तक रहस्य बना हुआ है कि कौन उम्मीदवार आता है। मुझे लगता है वो भी काफ़ी रोचक होगा जानना कि जो रूलिंग अलायंस है एनडीए, वो किसका चयन करता है। तो कुल मिलाकर के इस सत्र में जो फोकस रहेगा वो दोनों सर्वोच्च पदों के चुनाव को लेकर के रहेगा। संदीप जी, आपकी नज़र में ये जो चुनाव है उसका किस तरह का, मैं एक तरह से कहूँ, किस तरह का असर या किस तरह की छाया रहती है सत्र के दौरान? दूसरा बात यह है, क्योंकि आंकड़ों के जरिए बात करनी होगी और शेखर जी ने और प्रदीप जी ने दोनों ही ने बताया कि विपक्षी रणनीति क्या रह सकती है, किस तरह से वो सरकार को घेर सकते हैं, लेकिन मैनेजमेंट कहीं ना कहीं सरकार को ही करना पड़ेगा। थोड़ा सा आंकड़ों के जरिए हम समझते हैं क्योंकि चीजें थोड़ा क्लियर होती हैं। अगर मैं बात करूं 8वां जो सत्र रहा है, 17वीं लोकसभा का, यानी पिछला जो सत्र रहा है, 129% उत्पादकता रही है कुल मिलाकर, और अपर हाउस की अगर हम बात करें तो 99% से ज्यादा उत्पादकता रही बजट सेशन के दौरान। यानी आंकड़ों ने बहुत अच्छे संकेत दिए। इस सत्र में आपकी नजर में प्रोडक्टिविटी को लेकर क्या रह सकता है, सरकार का मैनेजमेंट किस तरह से रहेगा? ये देखिए, जैसे प्रदीप जी ने कहा और शेखर जी ने भी कहा, जो टकराव का माहौल तो रहेगा, क्योंकि जो विपक्ष और रूलिंग पार्टी या सरकार है उसमें कई मुद्दों पे उनमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है। जैसे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो प्रदीप जी ने कहा, इसको लेके हमने देखा कि कितनी व्यापक तरीके से कांग्रेस ने सड़कों पे उतरा, वो प्रोटेस्ट किए, पुलिस के साथ टकराव हुआ, तो उसका एक छाया, उसका जो जिसे इंग्लिश में कहते हैं कि इट विल कास्ट अ शैडो, उसमें रहेगा। लेकिन मैं एक चीज़ मेरे हिसाब से, मेरे समझ से, क्योंकि ये इस सेशन में प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने हैं और दो हाईएस्ट वो पोजीशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, तो इसमें दोनों पक्ष विपक्ष दोनों अच्छे से इसमें शामिल होंगे। इस सत्र के बीच में ही शपथ ग्रहण होंगे, फिर नए राष्ट्रपति संबोधन करेंगे सेंट्रल हॉल में। 6 अगस्त को वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का तारीख तय किया गया है। तो इन सब डेट्स में आपको कोई टकराव या ऐसा कोई बर्ताव नहीं दिखेगा जिससे कि सदन की गरिमा या संसद की गरिमा को चोट आए। वो मुझे नहीं लगता कि होगा। बेशक जैसे प्रदीप जी ने कहा कि सरकार ने एक काफ़ी सोची समझी तरीके से उन्होंने वो द्रौपदी मुर्मू जी का फर्स्ट ट्राइबल वुमेन प्रेसिडेंट के पद के लिए उनको चुना है, और उससे पहले ऐसा लग रहा था कि बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होगा। सरकार के पक्ष में थोड़े से नंबर्स भी कम थे, कुछ परसेंटेज वोट्स कम थे, लेकिन अब नवीन पटनायक खुल के आ गए, उड़ीसा से हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वाईएसआर कांग्रेस खुल के आ गए, झारखंड मुक्ति मोर्चा जिन्होंने जो जब इनका नॉमिनेशन हुआ था यशवंत सिन्हा जी का, उनको प्रपोज करने में झारखंड मुक्ति मोर्चा थे, लेकिन नॉमिनेशन के दिन उनके कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं था।
वो भी दुविधा में है, लेकिन वो फाइनली जाके एनडीए, मतलब ऐसा सूत्रों के हिसाब से अगर माना जाए तो वो भी मायावती भी साथ है। मायावती जी ने भी साथ दे दिया। तो लेकिन ये एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई भी है, ये विचारधारा की लड़ाई है। ऑपोजिशन अपना लड़ाई, वो ये उनको भी पता है कि वो अगर जीत नहीं है, हार सकते हैं। अगर जीत नहीं होगी तो इसका मतलब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसा तो नहीं है, वो लड़ेंगे ज़रूर। तो 18 जुलाई को वो है। इन दिनों को छोड़ के बाकी के जो दिन है जिसमें लेजिस्लेटिव एजेंडा लिया जाएगा, और अगर मैं 12 to 14 डेज आई थिंक वर्किंग डेज है, और 17 लगभग 17 वर्किंग डेज में अगर 17 वर्किंग डेज में बाकी के जो दिन हैं उसमें मेरे ख्याल से हम लोग जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो क्वेश्चनिंग है उस पर हम विवाद देखेंगे। महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई, उस पे उसका असर देखेंगे। फिर अग्निपथ उस मुद्दे को भी उठाएगी विपक्ष, वो तो तय है। और आज चिदम्बरम साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कुछ ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, जिसमें उन्होंने कहा, जो अभी शेखर जी बता रहे थे, कि स्टेट्स को जो कॉम्पनसेशन मिलना है वो चाह रहे हैं कि और 4 साल के लिए जीएसटी कॉम्पनसेशन वो बढ़ा दिया जाए। उस पर अभी क्लैरिटी नहीं है, वो क्लैरिटी चाहेंगे, वो डिस्कशन भी चाहते हैं संसद में। लेकिन शेखर जी, सरकार हर बार सत्र से पहले हम जानते हैं दलों की बैठक होती है और एक तरह से आम राय बनती है, एजेंडा तय होता है कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो देश हित में जुड़े मुद्दे हैं, जनहित के मुद्दे, उन पर चर्चा हो। और सरकार की तरफ से आश्वासन भी दिया जाता है कि हम हर मुद्दे पर नियमों के तहत चर्चा करवाने के लिए तैयार हैं। और फिर से मैं एक आंकड़ा बताऊंगी शेखर जी आपको, अगर इस हम आंकड़े की बात करें और ये हम 17वीं लोकसभा की बात करें तो 17वीं लोकसभा के 8 जो सत्र रहे हैं उसमें कार्य उत्पादकता 106% रही है, जो 14वीं, 15वीं और 16वीं लोकसभा के पहले 3 सत्रों से बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या आपको लग रहा है अब कहीं ना कहीं जो विपक्ष की ओर से मांग उठती थी वो नियमों के तहत अगर उठे, और सरकार का भी आश्वासन है कि हम चर्चा कराएंगे, वो भले ही कोई भी मुद्दा रहे, क्या ये बात अब अलग अलग पार्टियों को, विपक्षी दलों को भी ये क्या आपको लग रहा है समझ में आ रही है कि सदन में सार्थक चर्चा ज्यादा जरूरी है और लोगों में जो मैसेज जा रहा है वो बहुत नेगेटिव मैसेज जा रहा है, इसलिए चर्चा के जरिए अगर काम किया जाए सदन के अंदर तो कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को भी अच्छे से पेश किया जा सकता है जनता के बीच? क्या ये असर पड़ रहा है? ये असर पड़ रहा है, लेकिन उस समय जब चीज़ें बहुत गर्म हो और विपक्ष को लग रहा है कि भाई अपने बात रख नहीं पा रहे, या विपक्ष को लग रहा है कि सरकार के बात को सुनना नहीं है अगर उनकी आर्ग्यूमेंट्स काउंटर हो जाए, तो ऐसे समय में आप देखते हैं कि फिर विवाद शुरू हो जाता है, कोई ना कोई टिप्पणी कर देता है, फिर उसको लेकर हंगामा होता है। देखिए, आपने सही कहा, अगर स्ट्रक्चर्ड डिबेट हो जाए, नोटिस ठीक ढंग से दिया जाए, अगर कोई भी हो, अडजॉर्नमेंट मोशन हो। और दूसरी बात प्रीति जी, मैं बताना चाहता हूं कि आजकल कहीं ना कहीं चेयर पर भी टिप्पणी करने शुरू कर दिए कई मेंबर्स, जिसको लेकर भी चेयर खुद चिंतित है, वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो, क्योंकि हमेशा माना जाता है कि अगर चेयर ने कोई निर्णय ले लिया है उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन आजकल बड़े खुलेआम से मैं देख रहा हूँ कि कई मेंबर्स बाहर आके चेयर को ही क्रिटिसाइज करते हैं, भाई ये ठीक नहीं हुआ, हमारी एडजॉर्नमेंट मोशन क्यों एक्सेप्ट नहीं हुई। देखिए, पार्लियामेंट तब तक मतलब उसकी गरिमा रहेगी और एक अच्छी डिबेट हो सकती है जब तक वो चेयर को भी रिस्पेक्ट करे, क्योंकि सारे बातें आप रख सकते हैं, सरकार को आलोचना कर सकते हैं, कई भी मुद्दे उठा सकते हैं, लेकिन एक तरीका है जो विपक्ष नेता को मालूम है, क्योंकि विपक्ष नेता कई बड़े सीनियर हैं जो सरकार में रहे हैं, क्योंकि कभी कभी उन्होंने भी ऑपोजिशन को फेस किया, तो हो सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बात कभी आता है कि ऐसे मुद्दे हैं जहां पे विपक्ष को लगता है बस अपनी बात रखनी है, प्राइम मिनिस्टर को नहीं सुनना है, या सरकार की तरफ से जो पेश किया नहीं सुनना है। ऐसे समय में मुझे लगता है कि मामला बहुत गर्म हो जाता है और कुछ यंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, वो कभी उज्जैन में मतलब एक्साइटेड होकर कुछ ना कुछ कह देते हैं, फिर उस पर बड़ा विवाद होता है। तो इसीलिए हर पार्टी अगर कोशिश करे, रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष हो, कि भाई कुछ भी हो हमें बहस करना है, सबकी बात सुननी है, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें होती है, भाई आप अपने बात रखो, जो विपक्ष हो या कोई भी जो आपसे मतभेद रखा है उनको भी बात रखने की तो ये होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन ऐसे मुद्दे जहाँ पे मुझे लगता है कि
कभी कभी वो पेशेंस खो जाते हैं, और जब वो पेशेंस खो जाते हैं और फिर चेयर को भी, हाउस को कंट्रोल करना भी दिक्कत होता है, तो फिर हाउस एडजॉर्न होनी पड़ती है। जो जो अगर बार बार एडजॉर्न हो, वो भी एक खराब मैसेज जाता है। क्योंकि देखिए, लेजिस्लेटिव बिजनेस में कि सरकार क्योंकि हमेशा मानती है कि जब सेशन बुलाया जाता है उसमें लेजिस्लेटिव बिजनेस यानी बिल पास करने का जो कार्यक्रम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सरकार किसी तरह पास भी करेगी, मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार कोई बिल पास नहीं करेगी, लेकिन अगर विपक्ष उस पर बैठकर हर बिल पे डिस्कस करे, डिबेट करे, अपनी पॉइंट्स रखे, तो अच्छी डिबेट हो सकती है। लेकिन जैसे आपने कहा कि शुरुआत में जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है या स्पीकर बुलाते हैं मीटिंग, वहाँ सब कहते हैं नहीं हम अच्छे सेशन चाहते हैं, कि हर विषय करना चाहते हैं, और सरकार की तरफ से भी कहा जाता है भाई हर विषय हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जैसे सेशन आगे बढ़ता है, मुझे लगता है कि फिर वो शुरू हो जाता है सुबह से, कभी क्वेश्चन आवर की ये होती है, उल्लंघन होती है, या बाद में जो सो कॉल्ड जीरो ओवर है उस पर फिर हंगामा शुरू हो जाता है। तो ये रहा है, मतलब ये आप इसको ज़्यादा करेक्ट नहीं कर सकते। ये हमारी एक पार्लियामेंट की, हो सकता है इसको भी हम मानना चाहिए, ये भी वाइब्रेंसी है हमारी पार्लियामेंट की। ठीक है। और प्रदीप जी, हम बात कर रहे हैं और जाहिर तौर पर राजनीति से सत्र को कितना भी चाहे हम अलग नहीं कर सकते। गुजरात और हिमाचल में भी चुनाव हैं, तो क्या सकारात्मक चर्चा के तहत सदन के अंदर, चाहे वो सरकार में शामिल पार्टियां हो या विपक्षी पार्टियां हो, वो अपनी इमेज जनता के सामने रखना चाहेंगी कि अच्छी चर्चा हो और चुनाव के समय भी लोगों में एक अच्छा संदेश जाए, या फिर रणनीति कुछ और रह सकती है? नहीं, देखिए, चुनावी राजनीति है पूरे देश में जिस प्रकार की व्यवस्था है, तो पार्टियां काम तो इसीलिए करती हैं कि चुनाव में उनका लाभ मिले। वो जो बोलती हैं या जो करती हैं, तो उसका जो पूरा का पूरा कन्वर्शन है वो चुनावी लाभ में आना चाहिए सामने। हिमाचल में चुनाव, अच्छा, अभी तो ऐसी व्यवस्था बन गई है पूरे देश भर में कि 5 साल पूरे कहीं ना कहीं चुनाव जो है या तो वो सामने होता है या फिर निकट भविष्य में होने वाला होता है। तो उसको लेकर के पार्टियां हमेशा इस प्रकार की चिंता करती हैं कि अपने हित कैसे साधे जा सकें। वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन दूसरी चीज़ जो देखने में आई है, हमेशा प्रायः इस समय बाढ़ और सुखाड़ को लेकर के सभी सदस्य कहते हैं बहस करवाइए। अंततः फिर इस बात पे झगड़ा शुरू होता है कौन से नियम में हो। तो मांग आती है विपक्ष की तरफ से हमेशा कि जिसमें वोटिंग हो उसमें करवाइए। सरकार कहती है सामान्य चर्चा ले लीजिए आप। कुछ दिन उठापटक के बाद अंततः जब चर्चा आती है तो आप क्या देखते हैं, चर्चा शुरू हुई है लेकिन अधिकतर सदस्य तो उठ के चले गए। तो वो जब अपना भाषण देना होता है, अपनी बात कहनी होती है, उतनी देर के लिए रुकते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं। और हाउस के अंदर कोरम बनाया रखना भी एक अपने आप में चुनौती होती है। वो चूँकि रूलिंग पार्टी का दायित्व है, इसलिए वो अपने सदस्यों को निर्देशित करके रखते हैं कि आप बने रहिए हाउस में, तो चलता है। लेकिन चर्चा शुरू होते ही दिलचस्पी जो है वो एकदम उसका स्तर नीचे आ जाता है जी। दूसरी बात रही राजनीतिक उसकी, वो तो ठीक बात है। अब जब चर्चा शुरू हो जाती है तो बहुत कम लोग हैं जिनके पास कोई मौलिक वो रहते हैं विषय रखने के लिए। अधिकतर लोग आप देखेंगे कि एक सदस्य जो बात कहता है कमोबेश वैसी बात दूसरा कहता है, वही बात तीसरा करता है। उस तरीके की तैयारी जो है चर्चा के लिए वो उस स्तर की नहीं रहती जिस स्तर की अपेक्षा है उनसे। और चर्चा शुरू होती है तो वो उतना पॉइंट नहीं रहता है। लेकिन जब झगड़ा होता है तो पूरे देश भर में एक संदेश जाता है। पार्टियां चाहती हैं कि जो भी संबंधित वर्ग के लोग हैं उनको ऐसा संदेश जाए कि पार्टी उनके हितों को लेकर के उद्वेलित है, उनको लेकर के चिंतित है। अब देश में जैसे मैं एक मिनट और लूँगा। अब जैसे देश में बेरोजगारी बहुत बड़ा विषय है, तो अग्निवीर योजना आई है, तो उसको लेकर के अब विपक्ष जो है वो ये कह रहा है देखिए 4 बरस बाद आप लोगों को रिटायर कर देंगे। आखिरकार कितने लोगों को जॉब मिलेगा, पहली तो वो समस्या है। रिटायरमेंट का बेनिफिट 17 साल का बच्चा उसकी चिंता करेगा, ये सहज नहीं लगता इतना। लेकिन वो चूंकि लोगों में निराशा है, बेरोज़गारी को लेकर के रोज़गार के अवसर नहीं है, और देश ऐसा बड़ा है, इसमें बहुत अधिक जनसंख्या है, सबके रोज़गार की व्यवस्था करना वांछित तो है लेकिन अभी उतना संभव नहीं है। तो वो जो निराशा है नवयुवकों के अंदर,
तो विपक्ष उसको बनाने के लिए बहुत कर रहा है कि देखिए ये लोग जो बेरोजगार हैं उनके हितों पे कुठाराघात है। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक जो हित हैं वो तो सर्वोपरि दलों के लिए रहते ही हैं। जी जी और संदीप जी, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि आपने सवाल राजनीति से पूछा और हिमाचल, प्रीति जी आपको पता है कि एक हरियाणा और हिमाचल ये दो ऐसे राज्य हैं जिससे कि बहुत बड़े तादाद पे, बहुत बड़े संख्या में जवान भर्ती होते हैं। तो ये निश्चित तौर पे ये एक राजनीतिक मुद्दा होगा, विपक्ष इसे उठाएंगे क्योंकि ये दो स्टेट्स पंजाब, हिमाचल, हरियाणा, ये तीनों स्टेट नॉर्थ इंडिया के आपको पता है कि जवानों की भर्ती बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। तो ये मुद्दा रहेगा, ये इससे चुनाव से भी ये बस हम उम्मीद कर सकते हैं कि थोड़ा सा नियमों के तहत काम आगे बढ़े। सरकार भी चाहेगी कि इस योजना के फायदे जो हैं वो जनता तक पहुंचाए, और विपक्ष जो घेरने की कोशिश करेगा, अगर नियमों के तहत चर्चा हुई तो एक अच्छी चर्चा हम सदन में देख सकते हैं। और संदीप जी, जाहिर तौर पर जैसा आपने भी कहा कि जो चुनावी समय रहेगा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, उसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत कम कार्य दिवस बचते हैं जिनमें काम होगा। हम जानते हैं कि जो सदन का दायित्व है वो भले ही प्रश्नकाल को लेकर हो, 0R को लेकर हो, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेकर हो, प्लस जो आप लोगों ने बात कही जो पेंडिंग बिल्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और वो उन 4 बिलों पर भी खास तौर से नज़र है जो समिति के सामने रहे हैं, विचार के लिए दिए गए हैं। एक भी दिन बर्बाद करना, मैं कहूँ काम ना होना, कितना ज़ाया कर सकता है काम को, और काम के हिसाब से कम काम और बड़ा एजेंडा, मैं वही समझना चाह रही थी कि क्या मैनेजमेंट सरकार का ये देखने को मिलेगा हमें, या कितना फोकस सरकार का रहेगा ज़्यादा से ज़्यादा काम निपटाना कम से कम दिनों में? देखिए, जहाँ तक डिसरप्शन का बात है वो अगर आप विपक्षी दलों से पूछो तो विपक्षी दल हमेशा बोलते हैं कि सदन चलाना ये सरकार का दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी है, और हम तो अपना मुद्दा रखेंगे। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि जैसे पिछले सत्र में आपने बोला कि पिछले मॉनसून सेशन, पिछले सत्र नहीं, पिछले सत्र में तो बहुत अच्छा प्रोडक्टिव सेशन हुआ था, लेकिन उस पिछले मॉनसून सेशन में हालात कुछ अलग थे, फार्म लॉज थे, उस पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, पेगासस वाला मुद्दा था। इस बार हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा मुद्दा विपक्षी दल उठाते हैं। जो मुख्य विपक्षी दल है उनके लिए जैसे प्रदीप जी ने कहा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला मुद्दा ज़रूर डोमिनेट करेगा। उसमें 2-3 सांसदों ने रिटन कंप्लेंट भी दिया है लोकसभा अध्यक्ष को। जहाँ तक मुझे याद है ज्योति मनी ने वो अपने प्रिविलेज के लिए बोला है कि उनको दिल्ली पुलिस के द्वारा मैन हैंडल किया गया था, तो वो भी विचाराधीन है लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के अंडर। तो ये एक मुद्दा रहेगा। और जहाँ तक आपने कहा कि डिसरप्शन से कितना क्षति होती है, ऑब्वियसली अगर आप 17 दिन का वर्किंग उसमें एक भी दिन अगर निकल गया तो क्षति होती है। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा, जब सदन चलता है तो हमने देखा है अध्यक्ष जी 12-12 बजे तक चलाया। ओम बिरला जी ने मिडनाइट तक, मैंने खुद कवर किया है, रात के 12 बजे तक 0 आवर लोगों ने मतलब 0 आवर 8, 9, 10 बजे तक बिल पास हुआ। उसके बाद 10 बजे के बाद 2 घंटे 0 आवर चलाया, तो वो कॉम्पेंसेट हो जाता है। लेकिन ये अगर सही टाइम पे सही ढंग से हो तो डिबेट लोग सुन भी पाएंगे और डिबेट में ज़्यादा लोग हिस्सा भी ले पाते हैं। लेकिन आमूमन मैं आपको बताऊं कि जो अलॉटेड टाइम होता है उससे ज़्यादा ही देते हैं। अगर किसी बिल पे 4 घंटे का डिस्कशन है तो नॉर्मली वो जब तक बिल का डिस्कशन ख़त्म होता है वो आप देखोगे तो 6 घंटे या 7 घंटे, तो वो एक्स्ट्रा आवर्स वो एक्स्ट्रा आवर्स वो बैठ के वो कर लेते हैं पूरा। लेकिन डिसरप्शन जो है वो किस वजह से हो, किस इशू पे हो, ये थोड़ा अभी प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। लेकिन कुछ इश्यूज हम सोच सकते हैं कि ज़रूर डोमिनेट करेगी, जैसे अग्निपथ स्कीम का है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाला है, महाराष्ट्र वाले डेवलपमेंट्स हैं जी। अभी से प्रिडिक्ट करना मुश्किल है, जैसा संदीप जी ने भी कहा, शेखर जी। लेकिन आपके प्रिडिक्शन के हिसाब से प्योरली मैं लेजिस्लेटिव एजेंडा की अगर बात करूं,
सरकार का फोकस किन बड़े बिलों पर रह सकता है इस सत्र में? लिस्ट देखें तो उस पर कई बात, ये सारे इम्पोर्टेंट है। आपके मीडिएशन बिल और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बिल है। इसको लेकर पब्लिक की तरफ से काफ़ी मांग हो रही है कि हमारे डेटा की प्रोटेक्शन हो। इसको लेकर बहुत ये है। और इसके अलावा एक जो बहुत पेंडिंग मैटर है, जो अभी तक मतलब इंट्रोडक्शन लेवल पे भी नहीं है, वो है क्रिप्टो करेंसी को लेकर। जो पहली बात थी कि क्या इसको अलाउ करेंगे, फिर सरकार ने क्लैरिफाई किया कि केवल आरबीआई ही शुरू करेगी क्रिप्टो करेंसी। उसको लेकर ये हुआ। तो हो सकता है कुछ ऐसा कानून को लेकर जो अभी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री कंसिडर कर रही है, उस पर कुछ मामला आगे बढ़े, क्योंकि हर सदन में मतलब हर सेशन में ये बात आती है, सरकार से पूछा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर क्या कर रहे हैं। अभी बजट सेशन में ही क्लैरिफाई हुआ था कि हम कोई करेंसी को अलाउ नहीं करेंगे, जो प्राइवेट करेंसी को केवल सरकार ही खुद लाएगी, यही बात रखी गई थी। तो ये सारे बिल्स है। और अब जैसे देखा जाए तो एक बहुत दिलचस्प बिल जो मैं मानता हूँ वो है मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन अमेंडमेंट बिल। एक है जो बुजुर्ग जो लोग हैं उनकी जिस तरह लापरवाही हुई है, जिस तरह उनके साथ इल ट्रीटमेंट हो रही है, वो भी एक बड़ा सोशल मुद्दा है, जिसको लेकर भी काफ़ी बात हुई है और इसको लेकर काफ़ी कंसर्न्स भी है। वो भी एक बिल है। तो कई सोशल इश्यूज भी आएंगे इस सेशन में, ऐसा नहीं है। और हम हमेशा देखते हैं प्राइवेट मेंबर्स की जो समय है, जो फ्राइडे को होता है, उसमें भी कई इंटरेस्टिंग चीज़ें सामने आती है, उसे रखा जाता है। तो वैसे कुल मिला देखा जाए कि कुछ तो डिस्कशन होगी, लेकिन पहली तो बॉक्सिंग ही होगी, क्योंकि ये बॉक्सिंग राउंड के बाद ही फिर कुछ काम की बात होगी। ठीक है, कुछ बिल्स पे भी बॉक्सिंग होगी। जैसे एक इम्पोर्टेंट बिल है जो बैंकिंग से जुड़ा हुआ है जी। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच पे भी कहा था, कुछ बैंक से सरकार अपने जो शेयर्स हैं वो अपने शेयर्स को, स्टेक्स को डाइल्यूट करेगी प्राइवेटाइज करने के लिए। तो अभी कुछ रिपोर्ट्स आए थे कुछ इकोनॉमिक अखबारों में कि सरकार पूरी तरह से इन बैंकों से निकलना चाहती है। पहले ये माना जा रहा था कि सरकार का जो स्टेक है 51%, उससे 49% या 26% पे रुक जाएगी। लेकिन अगर पूरी तरह से वो निकल गए, एग्जिट कर जाए पब्लिक सेक्टर बैंक से, तो उस मुद्दे पे हम काफ़ी देखेंगे, काफ़ी गर्मी होगी, राजनीतिक गर्मी ज़रूर होगी, क्योंकि विपक्ष इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं होगा आसानी से। प्रदीप जी, आखिर में आप छोटा सा कमेंट अगर लेजिस्लेटिव एजेंडा को लेकर करना नहीं, मैं तो केवल ये कहने लगता हूँ कि कभी भी सेशन आता है तो पहले तो ऐसा लगता है प्राय कि डल होगा, ज़्यादा अभी कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन कोई भी सेशन डल नहीं आता है और वो बॉक्सिंग राउंड से शुरू होता ही है और फिर 2-3 दिन चलता है। 183 में करवाइए, 193 में करवाइए, वोटिंग हो नहीं हो, फिर अंततः सब लोग जुट जाते हैं। और जैसे संदीप जी उल्लेख कर रहे थे कि अगर कहीं समय की हानि होती है तो सारे सांसद मिलकर के मिडनाइट के बाद तक, मध्य रात्रि के बाद तक बैठते हैं, काम करते हैं। और ये जो वर्तमान अध्यक्ष हैं लोकसभा के, इनका तो रिकॉर्ड है, ये तो 2-2 बजे तक हाउस चला चुका। हाँ, मतलब हम भी सर 1-1:30 बजे तक, मुझे याद है कि अध्यक्ष जी खुद भी बैठे थे जी। तो हम भी यही उम्मीद करें कि डिस्रप्शन कम हो, डिस्कशन ज़्यादा हो। जैसे बार बार हमें एक तरह से चेयर की तरफ से अपील भी सुनाई देती है, गुजारिश भी सुनाई देती है, तो गरिमा का सदन में जो संसदीय गरिमा है उसका ध्यान रखा जाए। उम्मीद यही कर रहे हैं, कार्य दिवस क्योंकि कम है और जो एजेंडा है वो जाहिर तौर पर बड़ा होगा। सरकार अपनी तरफ से रणनीति बनाएगी, विपक्ष भी तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। इस बीच हम जानते हैं कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव की वजह से भी ये जो सत्र है वो काफ़ी अहम रह सकता है। तो उत्पादकता को लेकर अच्छा संकेत देकर जाए ये सत्र, इसी उम्मीद के साथ फिलहाल मुद्दा आपका में इतना ही। शेखर अय्यर जी आपका, प्रदीप कौशल जी आपका और संदीप हुगन जी, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।